नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा की तैयारी करें, या कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो 3 स्टेप में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, वो होता है मेंस का एग्जाम। और आमतौर पे यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, जिनमें जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है वो दोनों में, यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में, जो जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 2, ये 2 सब्जेक्ट जीएस के सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी में भी। तो आज से मैं आपको यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जीएस पेपर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस इसी एक प्लेलिस्ट पे मिलेगी। आगे ये प्लेलिस्ट लगातार बनती रहेगी जब तक आपका समर्थन मुझे मिलता रहेगा। आपको बता दूं कि टॉपर्स कोड यानी मैं जिसका डायरेक्टर हूं, भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना कोचिंग के एआई बेस्ड सॉल्यूशन देता है सिविल सर्विसेज का, यूपी पीसीएस और यूपीएससी का, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। बस आप आइए, लॉग इन करिए, आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज में अपना उत्तर लिखिए, कॉपी पे अपलोड करिए और इंस्टेंटली उत्तर देख लीजिए, क्योंकि 30,000 कॉपियां चेक्ड हैं, तो वो हाईली एफिशिएंट टूल है, आप उसका यूज जरूर करें। आपको पता होगा, जब टॉप 20 टॉपर्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दे आर यूजिंग एआई एज ए मेंटर। तो आपको भी बिना किसी कोचिंग के पास करना हो तो कम टू टॉपर्स कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीएस पेपर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 आमतौर पे इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन का होता है। अब देखिए, जीएस पेपर 2 को पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। जो यूपी पीसीएस एग्जाम है ना, उसमें जीएस के जो पेपर होते हैं वो 4 पेपर होते हैं। ठीक, जीएस पेपर 2 आमतौर पे मैं बता दूं, कुल 20 प्रश्न आएंगे यूपी पीसीएस में। उन 20 में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक, चूंकि आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको बता दूं कुल 20 प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 1 से 10 तक जो रहेंगे वो 8 मार्क्स के रहेंगे। 8 मार्क्स के हैं तो उनको लिखना पड़ेगा 125 वर्ड लिमिट में। 125 वर्ड लिमिट का होता है 12 से 13 लाइन। और जो बचा प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक है, वो आपको 12 मार्क्स के आएंगे, और वो मतलब होते हैं 200 वर्ड के। 200 वर्ड का मतलब 20 लाइन, यानी इन शॉर्ट 10 प्रश्न आपको लिखने हैं 12-12 लाइन के, और 10 प्रश्न जो बचे लिखने हैं वो लॉन्ग आंसर वाले, वो 20-20 लाइन में लिखने हैं। ठीक, स्कोरिंग इतना है कि आप इसमें बड़े आसानी से नंबर पा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देते हुए आप मार्क्स पा सकते हैं। तो मैं मानस पांडे आज से आपको पढ़ाने जा रहा हूं यही जीएस पेपर 2। इसके अलावा जीएस पेपर 4 यूपी पीसीएस और यूपीएससी का, और उसके अलावा यूपी पीसीएस का जीएस पेपर 5 यानी यूपी स्पेशल, वो 2 मैं पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे मिलेगा। और टेस्ट सीरीज पे ऑलरेडी अटैच्ड है सारी पीडीएफ और मेरे खुद के नोट्स और वीडियोस भी। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, याद रखिएगा। पहला, सिलेबस, उससे कभी इधर उधर नहीं भटकना। दुनिया चाहे आपको कितना भी ज्ञान दे, आप कभी सिलेबस से इधर से उधर मत भटकिए। और दूसरा काम है 30 साल का पीवाईक्यू। ठीक, सिलेबस आपकी आंखों के सामने है। जब आप टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज पे जाएंगे ना, तो वहां पे भी आप पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट, चाहे जीएस पेपर 2 की मेरी खुद की नोट्स हो, सब में शुरुआत में सिलेबस है। वो जानबूझ के दिया है ताकि बिना सिलेबस के आप एक कदम भी इधर उधर ना भटकें। तो सबसे पहला काम है सिलेबस, और दूसरा काम है पीवाईक्यू। 30 साल का पीवाईक्यू भी मैंने उसी पे अटैच कर रखा है। अब सिलेबस जब आप ध्यान से देखेंगे ना जीएस पेपर 2 का, तो यहाँ पे कुल 22 टॉपिक है। ध्यान से देखिए, जीएस पेपर 2 में कुल 22 टॉपिक हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये पीडीएफ अवेलेबल है, ये आपको टॉपर्स कोड टेस्ट सीरीज से मिल जाएगी। ठीक, इसमें 22 टॉपिक्स हैं, और इन 22 टॉपिक को मैं 1 बाय 1 कवर करूंगा। लगभग 40 लेक्चर लगेंगे, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें शुरू के 10 टॉपिक बड़े आसानी से पार होंगे। बड़ा लंबा होगा, सॉरी, आसानी से है बट थोड़ा सा लेंदी है, बट बचे वाले फिर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो पहला काम है आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस में हम लोग शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं ये क्यों बना रहा हूं। तो बता दूं, यूपी पीसीएस के लिए खास तौर से और यूपीएससी के लिए भी, प्रीलिम्स को पढ़ रहे हैं पढ़िए साथ में, लेकिन यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स का अलग हिसाब है और मेंस का अलग हिसाब है, याद रखिएगा। तो जब मैं मेंस पढ़ा रहा हूं तो 100% ये मेंस के लिए है, इट इज नॉट फॉर प्रीलिम्स। फॉर प्रीलिम्स यू कैन गो एंड चेक दी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वाला। जब देखेंगे ना तो वो सारा इंडियन पॉलिटी का आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है, आज मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले ये बता रहा हूं
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले एक चीज जरूर पता होनी चाहिए। वो क्या पता है? वो वही चीज है जो मेरे इंटरव्यू में पूछी गई थी सिविल सर्विसेज के, क्या कि आप भारत के संविधान की प्रस्तावना बताइए। आजकल आप देखेंगे रोड पर घूमते हुए बहुत सारे लोग संविधान की फोटोकॉपी लेकर के घूमते हैं, कॉपी लेकर के घूम रहे होते हैं, लेकिन आप उनसे पूछ लीजिए कि चलिए टेल मी द बेसिक प्रेम्बल, प्रेम्बल का सिर्फ डेफिनेशन बता दे तो उनको याद नहीं है, नहीं पता, एक एक चीज का मतलब नहीं पता, बट स्टिल दे आर मूविंग। तो आपको कम से कम एक चीज पहले दिन जरूर पता होनी चाहिए, और आज की इस वीडियो का टारगेट भी यही है कि आप आज सबसे पहले एक काम करें, आज सोने से पहले आपको एक चीज पता हो, भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना। ये मैं बता दूं कि भारत के संविधान को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या किया था, आपको ध्यान होगा, प्रस्तावित किया था। अब बात करें, यहां पे आप सामने देखिए, तो प्रस्तावना में है क्या, सबसे पहले आपको रटना है, और इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक, आपको भागना नहीं, बस इसी वीडियो में बने रही, मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बता देता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए ट्रिपल एसडीआर। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए ट्रिपल एसडीआर। आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रिम्बल नहीं आता, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप सिविल सेवा की तैयारी करें, याद रखिएगा। ट्रिपल एसडीआर क्या है? सबसे पहले इनटू ए ट्रिपल एसडीआर, पहला एस है सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, क्या है, संप्रभु, ये हो गया एस। दूसरा है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, तीसरा है सेक्युलर, ठीक, यानी पंथ निरपेक्ष, चौथा है डेमोक्रेटिक, और पांचवा है ये क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी ट्रिपल एसडीआर का मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यानी जब आप पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए ट्रिपल एसडीआर एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये हिंदी में आपके सामने लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने रटा हुआ है इंग्लिश में ही। तो टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, जलेफ, 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 ज का मतलब जस्टिस, एल का मतलब लिबर्टी, ई का मतलब इक्वलिटी, एंड एफ का मतलब फ्रेटर्निटी। ये दिख रहा है ना, ये चार चीजें। तो ट्रिपल एसडीआर और जलेफ, ये 9 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा, 5 और 4 9। सबसे मेन क्रक्स जो कहा जाए प्रस्तावना का, वो यही 9 पॉइंट्स हैं। इन्हीं 9 पॉइंट्स को आपको समझना है अच्छे से, ठीक। तो सबसे पहले आपने प्रस्तावना रटा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए ट्रिपल एसडीआर एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या, जलेफ। और जलेफ के बाद शुरू होगा, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949, यहां तक आ गया। डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव आर सेल्फ, याद रखिए, डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को आत्मार्पित करते हैं, यानी अपने आप को समर्पित करते हैं। ये कहने का मतलब है भारत के संविधान की उद्देशिका का। अब देखिए, भारत के संविधान को आपको जानना है तो पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो सब कुछ बेकार है, ठीक। अब सबसे पहले 1 बाय 1 आपको इतना समझ में आ गया, यानी इसके जो की फीचर्स हैं, सबसे पहला की फीचर, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए, ये याद रखिएगा, अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जिसने सबसे पहली बार प्रस्तावना को अपने में इंट्रोड्यूस किया था। ये भारत के संविधान का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य भी यही है, इसी को इसको उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, भारत के संविधान का सोर्स ऑफ पावर क्या है। जैसे मुझे कहीं से तो एनर्जी मिलती होगी, ईश्वर से, तो वैसे ही भारत के संविधान को सोर्स कहां से मिलता है, पावर का सोर्स कहां है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत के संविधान को पावर देते हैं। यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, यानी सारी पावर किसके पास है, जनता के पास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे संविधान का आइडियल क्या है, यानी हमारे आदर्श क्या है। हमारे आदर्श हैं ये, क्या है आदर्श, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभुता नंबर 1। दूसरा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य, और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीजें आप याद रखिएगा। सॉरी, ये देखिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक। ये आपको याद रखना है। आप ये 5 चीजों के बाद जो अगली चीज आपको याद रखना है, वो याद रखना है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जैसे मैं सबसे पहली चीज बताऊं, जब मेंस का एग्जाम लिखेंगे ना,
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉवरेन क्या है। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। आमतौर पे 3 तरीके के देश होते हैं, ध्यान से देखिए, आमतौर पे 3 तरीके के देश होते हैं। सबसे पहला डिपेंडेंट कंट्री, दूसरा डोमिनियन कंट्री, ये भी बहुत जरूरी है, और तीसरा होता है सॉवरेन कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्या है, डिपेंडेंट, दूसरा डोमिनियन और तीसरा सॉवरेन। डिपेंडेंट का मतलब देखिए, जैसे भारत है तो भारत के 2 अफेयर्स होते हैं, एक तो गृह वाला यानी इंटरनल अफेयर्स, और दूसरा फॉरेन अफेयर्स यानी बाहर के। जब कोई देश अपना, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी देश का इंटरनल अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ये कोई और गवर्न करे, एक विदेशी कब्जा कर ले, यानी 1947 तक भारत एक डिपेंडेंट कंट्री था। पहला ऑप्शन आप समझ गए ना, यानी 1947 तक भारत का इंटरनल मामला एक्सटर्नल मामला सब अंग्रेज देखते थे। दूसरी चीज आती है डोमिनियन कंट्री, यानी जब किसी देश का आंतरिक मामला देश खुद निपटाए लेकिन उस देश के एक्सटर्नल मैटर कोई और चीज करे। यानी 1947 से, ध्यान से सुनिएगा, 1947 से लेके 1950 तक भारत कैसा था, डोमिनियन था। किस टाइप का नेचर क्या था उसका, डोमिनियन कंट्री था। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान बना नहीं था, इंटरनल मामला भारत खुद सुलझा रहा था, लेकिन एक्सटर्नल मामले पे अभी भी किसकी डिपेंडेंसी थी, अंग्रेजों की थी। क्यों? क्योंकि संविधान नहीं बना था। जब 1950 से भारत का संविधान बना तो भारत के इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर पर 100% किसका अधिकार हुआ, भारत का। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार की कंट्री होती है, कौन कौन सी, डिपेंडेंट, डोमिनियन राष्ट्र और सॉवरेन संप्रभु राष्ट्र। तो भारत 1950 से संप्रभु राष्ट्र है, 1947 से 1950 तक वो डोमिनियन था, और भारत 1947 तक क्या था, डिपेंडेंट कंट्री था। ये आपको याद रखना है, इस टाइप का नेचर है इंडिया का, ठीक। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, ये प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। सबसे पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ध्यान से सुनिएगा, निरपेक्ष, और अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया और ये 3 शब्द जोड़े गए। ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं तो बता रहा हूं, बट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको ये मेंस में नहीं आएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा कि ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है, भारत में जस्टिस किस चीज का है, किस चीज का न्याय, तो याद रखिए भारत में सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय। समाज में हर आदमी को बराबर, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे भारत का आम नागरिक हो, सोशल जस्टिस यानी सबसे बड़ा न्याय बराबर है। आपके पास पैसा हो पैसा ना हो, पैसा है तो प्राइवेट वकील करिए, पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट के सरकारी वकील करिए। तीसरा, पॉलिटिकल और राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या है भारत में, ये 3 टाइप की क्या है, जस्टिस है, यानी 3 प्रकार का न्याय भारतीय संविधान प्रोवाइड करता है। दूसरा, लिबर्टी, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजों की स्वतंत्रता। कौन सी? थॉट, विचार, एक्सप्रेशन, ठीक। सबसे पहला क्या, सबसे पहला विचार, एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति, आपके मन में कोई बात आ रही है, आप अपनी बात को विचार कर सकते हैं, आप फ्री हैं। दूसरा, एक्सप्रेशन, कोई बात आप कह सकते हैं। तीसरा, बिलीफ, आप विश्वास किसी में रखना चाहें तो रख सकते हैं। फेथ, फेथ का मतलब धर्म, और वर्शिप यानी उपासना, यानी ये 5 चीजों की भारत में क्या है, लिबर्टी है। याद रखिए कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। ये 5 स्वतंत्रताएं हैं, ये याद रखिएगा मेंस के लिए भी। उसके बाद इक्वलिटी हो गया, फिर आता है फ्रेटर्निटी, सबसे इंपॉर्टेंट। फ्रेटर्निटी का मतलब आदमी की खुद की भी गरिमा बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, आदमी की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। किसका किसका, याद रखिए, एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी मेरा भी अपनी क्या है, डिग्निटी है, और उसके अलावा राष्ट्र की भी क्या है, अपनी इंडिविजुअल की और राष्ट्र की अखंडता, ये दोनों बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो ये 4 चीजें आपको याद रखना है। इक्वलिटी भी बहुत जरूरी है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी हर आदमी को किसकी,
प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे याद रखिएगा इक्वलिटी में थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं, जैसे जो कमजोर थे शुरुआती में जिनका शोषण हुआ उनको आरक्षण दिया गया, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक, पहले ये 10 साल के लिए था, लेकिन अब बढ़ते 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 ये अब तक आ चुका है। ठीक, तो ये है हिसाब भारतीय संविधान की क्या प्रेम्बल का। तो पहला पॉइंट हो गया सॉवरेन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, सेक्युलर, जो सबसे ज्यादा झमेले वाले शब्द है सेक्युलर। सेक्युलर क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, ये एक एक पॉइंट पे लिखने को आ सकता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, एक्सप्लेन करिए। तो कंट्री 3 टाइप की होती है, ध्यान से सुनिएगा। कंट्रीज कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला एथेइस्टिक, एथेइस्टिक, ठीक, यानी नास्तिक देश। दूसरा थियोक्रेटिक, और तीसरा सेक्युलर। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला एथेइस्टिक यानी नास्तिक देश, दूसरा थियोक्रेटिक, तीसरा सेक्युलर। सबसे पहला थियोक्रेटिक, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश का ऑफिशियल धर्म है इस्लाम, पूरे अरब कंट्री का ऑफिशियल धर्म है इस्लाम। तो ऐसा धर्म, ऐसा देश जिसका खुद का एक धर्म हो, जिसका राष्ट्र का जो सरकार हो ना वो धार्मिक हो, वो धर्म से गवर्न होती हो। ध्यान से सुन लीजिए, जिस देश की सरकार किसी धर्म से डायरेक्टली गवर्न होती हो उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक। सारे इस्लामिक राष्ट्र आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा आता है एथेइस्टिक, यानी एक ऐसे भी देश हैं जो किसी धर्म को नहीं मानेंगे। याद रखिए, धर्म है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, जैसे ब्राजील और चाइना। चाइना इज ए काइंड ऑफ एथेइस्टिक कंट्री, चाइना में कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। लेकिन तीसरा है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्ष से है। याद रखिएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में किससे है? पंथ निरपेक्षता से ये बात करी जा रही है। पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, यहाँ लिखा नहीं है, लिखा है पंथ निरपेक्ष। यानी पंथ एक होता है धर्म निरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष, यानी ईश्वर को पाने का अलग अलग रास्ता है, अलग अलग पंथ हैं। राज्य का यानी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, लेकिन हर आदमी को स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को माने। किस चीज की स्वतंत्रता? किसी भी धर्म को माने, उसमें विश्वास करे, धर्म की काम करे और उसकी उपासना करे। इन सब की स्वतंत्रता भारत में है। यानी याद रखिएगा, भारत इज ए सेक्युलर कंट्री। इट मींस भारत के सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, लेकिन भारत के लोग किसी भी धर्म को माने और उसके लिए फ्री हैं, उसको प्रचार प्रसार करें, उसके बारे में अपना बढ़ाएं, वो सब के लिए फ्री है। तो इंडिया इज ए सेक्युलर। ये सेक्युलर पहले नहीं था, ये शब्द पहले नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से ऐड किया गया। याद रखिएगा, इंडिया वॉज नॉट ए सेक्युलर कंट्री बिफोर 1976। 1976 के पहले इंडिया एक सेक्युलर कंट्री नहीं था, वो ऐड किया गया वहां से। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है वो क्या है, याद रखिएगा, इसके अलावा जो सबसे जरूरी है वो क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, एक तो होता है सोशलिस्ट, एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मतलब जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सबसे पहले डेमोक्रेटिक क्या होता है ये समझिए। आमतौर पे 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पे 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगा? जिन जिन देशों में रेफरेंडम चलता है, यानी पूरी जनता ने एक दिन प्लान बनाया कि कल हमें अपने देश का प्रधानमंत्री बदलना है, सारे लोग इकट्ठा हुए, जनमत संग्रह हुआ। जहां जहां रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह होता है वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता सीधे चुन लेती है अपने देश का राष्ट्रपति। कोई इधर उधर कोई घालमेल नहीं, सीधे जाएगी मतपेटी में डालेगी। अब देखिए, हर चीज के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। आप किसी चीज को किसी और से कंपेयर करने की कोशिश मत करिएगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे भारत की जनता, भारत में कैसी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसी है? सबसे पहले हम सब यानी हम भारत के लोग, भारत की जनता जो 18 साल से ऊपर की है, वो अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि फाइनली चुनाव करते हैं किसी और आदमी का। यानी जनता ने सीधे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को नहीं चुना, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने, उन प्रतिनिधियों ने चुनाव किया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का। ऐसा इंडिया में होता है, आपको पता होगा। तो इंडिया इज नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज हैविंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक,
अब रिपब्लिक का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। जिस देश का जो हेड हो, रिपब्लिक का मतलब जिस देश का जो सबसे बड़ा नेता, जैसे भारत का राष्ट्रपति, उसका इलेक्शन हो, जिस देश का हेड चुनाव से पहुंचे, जिस देश का हेड चुनाव के द्वारा पहुंचा हो, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज इट्स प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स प्रेसिडेंट बोथ आर इलेक्टेड। उनका जो टॉप है, जैसे भारत का राष्ट्रपति इलेक्टेड है ना, यानी इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। सोशलिस्ट क्या है? भारत में प्राइवेट को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पब्लिक को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए भारत की जो इकोनॉमी एक टाइप की है वो सोशलिस्ट है, समाजवादी है। ठीक, दोनों को जगह है, प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, दोनों का है। तो ये है बेसिक प्रेम्बल की बात। ठीक, अब इसके आधार पर आपको प्रश्न लिखना है जीएस पेपर 2 में। तो कैसे लिखेंगे? अब सबसे जरूरी बात यहां पे आपको समझना है कि ये तो आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, अब इससे प्रश्न कैसे लिखेंगे। तो अब अगर आपने प्रिम्बल पढ़ लिया तो मैं आपको बता दूं कि पहला टॉपिक जीएस पेपर 2 में प्रिम्बल्स पे खत्म नहीं हो जाता। आपको मैंने बेसिक प्रिम्बल का सारी चीजें, सारे फीचर जो मेंस के पर्सपेक्टिव से बता दिए। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपके सामने ये यूपी पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज है, 2026 की है, 1 साल इसका टर्नओवर है, 1 साल इसका टेन्योर है। ये है इसकी टेस्ट सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी करना है। ये है इसके सारे नोट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरे बारे में आप जानना चाहें तो गूगल पे डाल लीजिए। और तीसरा, ये जो आपको दिख रहा है ये सारी क्लास की वीडियो है। अब जैसे ही ये क्लास की वीडियो है वो सब इस पे अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान से देखिए, आपको ओपन करना है यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज। ये मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए नहीं, ये यूपीएससी के लिए भी मेंस की टेस्ट सीरीज है। यहाँ देखिए, जब आप देखेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज में सिर्फ यूपी पीसीएस नहीं दिखेगा, यानी अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने जो टेस्ट सीरीज है ये ब्लू वाली है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट के ऑप्शनल के साथ, ये है यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएससी का। दोनों की मेंस की टेस्ट सीरीज है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, यूपीएससी की भी और यूपी पीसीएस दोनों की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। ठीक, अब इसके अलावा मैं बता दूं सारी क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। अब आपको करना क्या है, ये आपके सामने है एआई का, जब मैंने बोला ना यहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो ये दिख रहा है टेस्ट सीरीज। जब आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। और जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आएगा आंसर इवेल्युएटर, और आंसर इवेल्युएटर पे जाइए। और जब आपने प्रिम्बल पढ़ा तो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से अपनी कॉपी में हिंदी या इंग्लिश में लिख लीजिए। राइट दी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिम्बल, यानी भारत के प्रस्तावना की महत्वपूर्ण या फिर महत्ता पर चर्चा करिए। टू फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी न्यायिक व्याख्याओं में ये जो प्रस्तावना है किस हद तक सहायता करता है भारतीय संविधान का, ये बताएं। यानी व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस, ध्यान से लिखिए, व्हाट राइट द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द प्रिम्बल इन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी न्यायिक व्याख्याओं में भारत के प्रस्तावना की महत्ता पर चर्चा करिए। ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे जाइए, आंसर इवेल्युएटर पे सीधे क्लिक करिए, प्रश्न लिखिए, अपनी कॉपी में उसका उत्तर लिखिए। अब उत्तर भी सर्च कैसे करेंगे, ऐसा मत दिमाग लगाइए, सीधे गूगल पे जाइए या चैट जीपीटी पे प्रश्न डालिए, प्रश्न का जो उत्तर मिले उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपने अभी बेसिक पढ़ा, प्रश्न कैसे उत्तर लिखा जाएगा वो आपको चैट जीपीटी बताएगा। उसके बाद सीधे आइए और यहाँ पर अपना इवेल्युएट आंसर करके इस प्रश्न के, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है इस प्रश्न पे। कल की क्लास कल शाम 7 बजे।